की पहली किरण के साथ होती है नए दिन की शुरुआत। समेट लो सारी खुशियां आंचल में और छोड़ो कल की बात। आज का दिन आपका है, करते रहो प्रयास, सदा ही जीवन में ईश्वर है आपके साथ। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। मनुष्य को सदा ही जीवन में समय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय भी उनका सम्मान करता है। इसलिए कल आने वाले कल के कार्य को आज और आज के कार्य को अभी करने का प्रयत्न करना चाहिए। समय का सम्मान करने के लिए समय के महत्व को जानना आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। गुण भी शब्द है, अवगुण भी शब्द है। जैसा सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, वैसा ही जीवन में धारण करते जाएंगे। इसलिए सदा ही अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से होता है जीवन में नव ऊर्जा का संचार। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसे ही सुविचार। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत्, यावत् जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। दिन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे रात में चैन की नींद आ सके। वैसे ही जीवन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे मृत्यु पश्चात सुख मिले, अर्थात सद्गति प्राप्त हो। One should perform such actions throughout the day that one may sleep peacefully in the night. Similarly, one must perform such acts throughout life that one may pass off from this world peacefully and contented. भारतीय ज्ञान परंपरा में मानव के समग्र विकास पर बल दिया गया और इसी के लिए धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई। हमारे यहाँ के संतों ने, सद्गुरुओं ने, महात्माओं ने इन ग्रंथों में लिखे हुए शब्दों को जनमानस तक सरल भाषा में पहुँचाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। आइए दिखाते हैं आपको एक ऐसी ही विशेष रिपोर्ट जो हमारे एक ऐसे संत पर आधारित है। ज्ञान के नगर प्रयागराज में स्थित है विहंगम योग के प्रणेता अध्यात्म मार्तंड अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का आश्रम, महर्षि सदाफल देव आश्रम। आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर प्रतिदिन सुबह में योग साधना कराया जाता है, ध्यान कराया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है। सुबह हमें 4 बजे से 6 बजे तक साधना, फिर 6 बजे से 8 बजे तक हवन और योग साधना कराया जाता है। साथ साथ संध्याकालीन भी 6 बजे से 8 बजे तक ध्यान, साधना, भजन, सत्संग होता है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों के कठोर ध्यान अभ्यास के बाद विहंगम योग की खोज की थी, जिसका उद्देश्य मानव जीवन में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के साथ ईश्वर प्राप्ति है। विहंगम योग एक उन्नत अद्भुत ध्यान साधना तकनीक है, जिसका प्रचार प्रसार सद्गुरु सदाफल देव महाराज ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में किया। भगवान कृष्ण जी ने गीता के अंदर 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में यह ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि चंचलम ही मन कृष्ण परमाधिवधनम असंशय महाबाहु मनो दूर निगलम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्य न च गृहते। हे अर्जुन, यह हठी परमार्थी है, लेकिन इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। यह ब्रह्म विद्या विहंगम योग का आधार यही है। यहीं से ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना हम लोग प्रथम भूमि के साधना में बताते हैं। महर्षि सदाफल देव आश्रम में अनेक आध्यात्मिक सामाजिक आवश्यक गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जिसके अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। इन्हीं केंद्रों में प्रमुख है योग साधना गुफा। योग साधना के लिए प्रसिद्ध इस आश्रम के मनोहर प्राकृतिक वातावरण में निर्मित योग साधना गुफा की बाहरी दीवारों पर सद्गुरु सदाफल देव महाराज द्वारा रचित महान ग्रंथ स्वर वेद के दोहे अंकित हैं। तो वहीं इस गुफा के अंदर की दीवारों पर सद्गुरु सदाफल देव महाराज का संघर्षमय जीवन चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। साथ ही इस योग साधना गुफा में सदाफल देव जी महाराज के मानव जीवन से संबंधित आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचार लिखे गए हैं, जो योग साधना के लिए सहायक हैं। अत्यंत शांत वातावरण में निर्मित इस योग साधना गुफा में साधक प्रतिदिन योग ध्यान साधना द्वारा अपने अंदर एकाग्रता लाते हैं और जीवन में तनाव मुक्त होकर सुख शांति की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इस गुफा में आप आ सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, जो कि महर्षि सदाफल देव महाराज जी का संदेश है। महाराज जी का ये भी संदेश है कि व्यक्ति देशभक्ति के साथ साथ ईश भक्ति भी व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मैं लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज, प्रयागराज। योग वो माध्यम है जो मन और शरीर को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। जब जीवन में किसी तरह की त्रुटि होती है अर्थात असंतुलन होता है, तो उसी से समस्या उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर में असंतुलन हो तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो कई तरह के रोग और बीमारियों के उपचार में अत्यंत प्रभावशाली है। यदि आपको श्वसन संबंधी एलर्जी है तो आप होम्योपैथी को इलाज के विकल्प के रूप में अपना सकते हैं। आइए जान लेते हैं किस प्रकार श्वसन एलर्जी को दूर करने में और उनसे बचाव करने में सहयोगी और उपयोगी है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति। बदलते मौसम में एलर्जीज और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। विशेष तौर पर श्वसन संबंधी एलर्जीज और समस्याएं काफी लोगों को परेशान करती हैं। जिन लोगों को पहले से श्वसन समस्या है, उनकी जटिलताएं भी बढ़ सकती हैं। श्वसन संबंधी एलर्जी तब होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली पर्यावरण संबंधी एलर्जी कारक जैसे पराग कण, धूल के कण या किसी विशेष तत्व के संपर्क में आने से संवेदनशील होती है और प्रतिक्रिया करती है। यह अति प्रतिक्रिया हिस्टामिन के स्राव के द्वारा ट्रिगर होती है। ये एक रसायन है जो शरीर में संभावित खतरों से लड़ने में सहायता करने के लिए बनता है। श्वसन एलर्जीज के उपचार में होम्योपैथी का विशेष महत्व है। सीजन चेंज के टाइम रेस्पिरेटरी एलर्जीज काफ़ी फ्लेयर अप होती हैं। इसके कई वजह हैं। एक तो सडन चेंजेस इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के वजह से रेस्पिरेटरी एलर्जीज ट्रिगर होती हैं और पोलन का भी इस वक्त बहुत काउंट्स बढ़ जाती हैं। जो विंड पोलिनेटेड ट्रीज़ हैं उनकी पोलन आजकल हवा में मिलती हैं, तो कई रेस्पिरेटरी एलर्जीज इससे ट्रिगर हो जाती है। रेस्पिरेटरी एलर्जीज में कंजंक्टिवाइटिस, राइनाइटिस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस जैसे कई तरीके के एलर्जीज केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही मिलती हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स होती हैं आँख में जलन, खुजली, छींकें, नाक से पानी, नाक में जलन और खुजली, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़। इन चीज़ों की इंटेंसिटी बहुत अलग अलग किस्म की होती है और इनसे बचाव कुछ हद तक ही हो सकता है। हर एनवायरमेंटल एलर्जन से बचाव हो नहीं सकता है। होम्योपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो शरीर के अंदर से रोग को ठीक करने का प्रयास करती है। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित करती है, उसे सशक्त करती है, जिससे शरीर किसी भी बाहरी तत्व या फिर एलर्जी वाले कारकों के प्रति अधिक प्रतिक्रिया न करे। होम्योपैथी सरल,
व उपयोगी चिकित्सा पद्धति है। समता का सिद्धांत होम्योपैथी के आधार को प्रतिपादित करता है। होम्योपैथी की दवाएं प्राकृतिक स्रोतों से तैयार की जाती हैं। एलर्जी इम्यून सिस्टम का एक हाइपर रिस्पॉन्सिव नेचर है कि कोई चीज़ जिससे बॉडी को ज़्यादा रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, उसका एक एक्सेसिव रिएक्शन को एलर्जी माना जाता है, चाहे वो आँख, नाक, लंग्स या स्किन पे या इवन गट के अंदर देखा जाए। कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं, पर ज़्यादातर टाइम लॉन्ग टर्म में हमें टॉलरेंस बिल्डिंग में होम्योपैथी हेल्पफुल रहता है। ओवर टाइम एलर्जी की इंटेंसिटी बढ़ सकती है और उसका एक्सपोजर हमें या उसके ट्रिगर्स हमें समझना ज़रूरी बन सकता है। कुछ वार्निंग साइंस हमें ध्यान रखनी है। अगर बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा हो, जो रेस्ट करने के बावजूद आराम ना आ रहा हो, या कोई पेशेंट्स जिनकी अलग और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि वो हार्ट के मरीज़ हैं, शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इन चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। आमतौर पर होम्योपैथिक दवाएं एकल पद्धति पर ही दी जाती हैं। शरीर के अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों में भी समान रूप से लाभकारी होती हैं। होम्योपैथी की दवाएं सुरक्षित होती हैं। इनके कोई साइड इफेक्ट्स या जटिलताएं नहीं होती। दवाओं से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। होम्योपैथी में रोग का जड़ से इलाज संभव है। होम्योपैथी बहुत ही इफ़ेक्टिव एलर्जीज़ में रहती है। सीजनल एलर्जीज़ में एलर्जिक एपिसोड्स को शॉर्ट टर्म में मैनेज करने में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और प्रोलॉन्ग्ड अगर ट्रीटमेंट लिया जाए, टाइम फ्रेम बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर पेशेंट एक किस्म के टाइम फ्रेम में रिस्पांस नहीं दिखाता है। एंड कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं, तो सीज़न चेंज हो जाता है तो हमें लगता है कि पेशेंट काफ़ी इम्प्रूव कर गया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लॉन्ग टर्म दवाई लेके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स का फ़ायदा लिया जाए। कई पेशेंट्स में हम लोग ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म दवा लेके आस्ते आस्ते एलर्जिक एपिसोड्स होना बहुत ही कम हुआ है। ये हर केस में मुमकिन नहीं है, बट टॉलरेंस बिल्डिंग एक होम्योपैथी सिस्टम के अंदर पॉसिबिलिटी है। हम घर के अंदर कुछ और एलर्जेंस और इरिटेंट्स को हटा सकते हैं, जैसे बहुत खुशबू में घिरे रहना, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉस्मेटिक्स वगैरह का यूज़ करना, और लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, स्लीपिंग पैटर्न, खाने के टाइमिंग वगैरह ठीक रखना एंड एक बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेना, इन चीज़ों से भी हमें बहुत आराम मिल सकता है। होम्योपैथी में रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर उपचार किया जाता है, जिससे एलर्जी के लक्षणों में प्राकृतिक रूप से सुधार होता है। ये एक सुरक्षित और प्रभावशाली विकल्प है जो किसी भी समस्या से राहत में उपयोगी हो सकता है। श्वसन एलर्जी से राहत पाने में होम्योपैथी विशेष रूप से प्रभावशाली है। आवश्यकता है कि होम्योपैथी की दवा लेने से पहले एक विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए। यदि आप श्वसन समस्या या एलर्जी से परेशान हैं, तो होम्योपैथी अपनाएं। सही उपचार रोग की जटिलताओं को कम कर समस्या से राहत मिलने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। श्वसन एलर्जी हो या किसी अन्य तरह की एलर्जी, होम्योपैथी इन सभी के उपचार में और इनसे राहत में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहते हैं जीवन में कौन सी समस्या कब आ जाए इसका पता नहीं होता, इसलिए आवश्यक है कि स्वयं को तैयार किया जाए, अर्थात स्वयं की शक्ति को बढ़ाया जाए। ठीक ऐसा ही रोगों के साथ होता है, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं कई प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो समस्याओं की संभावना कम होगी, और यदि समस्या हो जाएगी तो उसको ठीक करना सरल हो जाएगा। ठीक ऐसा ही कार्य करती है होम्योपैथी। इसलिए होम्योपैथी को उपचार के पहले विकल्प के रूप में अपनाएं, आखिरी नहीं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy
certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वस्थ जीवन के लिए योग का विशेष महत्व है और यदि आपका श्वसन तंत्र ठीक है तो आपको श्वसन संबंधी समस्याओं की संभावना कम हो जाती है। प्राणायाम करने से हमारा श्वसन तंत्र मजबूत बनता है। आइए जान लेते हैं कि किस तरह से योग उपयोगी हो सकता है हमारे श्वसन तंत्र के बेहतर कार्य करने में, श्वसन क्षमता को बढ़ाने में और श्वसन संबंधी बीमारियों और एलर्जी से बचाव और राहत में। हमारे फेफड़े अच्छे होंगे तो शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, अबाधित रूप से होगा, और जब ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में बेहतर होगा तो आप हर रोग से लड़ने की क्षमता जागृत कर लेंगे। आज हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ सरल से अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे उत्थान मंडूक आसन का अभ्यास। बहुत सरल है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। हाँ, बस जिनको घुटनों में बहुत अधिक दर्द है वो इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। वो भी कोशिश तो करें, ये सोच लेना कि अरे अरे मुझे तो ये समस्या है तो मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह से वज्रासन में आ जाना और दोनों पैरों के बीच में ऐसे आप गैप दे देंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप दे दीजिए। दाएं हाथ से बाएं कंधे को छूना, बाएं हाथ से दाएं कंधे को छूना। इस स्थिति में आप देख रहे हैं लंग्स का पूरा एक्सपेंशन है। इस स्थिति में 5 बार लंबी गहरी सांस लेना। ऐसा 5 बार कीजिए। दोनों हाथों को वापस ले आइए, अपने पैरों को भी वापस ले आइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ये 1 राउंड है, आप इसके 2 राउंड तक कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास जो आपको करना है वो करना है भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसका एक्सपेंशन करता है। और फिर बाल आसन जो सबसे सरल है, और पैंडेमिक में तो आपने देखा हमने कितनी बार ये बताया और हमारे साथ साथ अनेक हमारे चिकित्सकों ने ये बात बताई कि इस स्थिति में लेटकर आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो इसके लिए हम पहले भुजंगासन करते हैं, जिसके लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हथेली जमीन पर, दोनों कोहनी जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना, पूरा जो इसका बल है आपका वो रीढ़ पर आ जाए, चेस्ट का एक्सपेंशन हो जाए। सांस छोड़ते हुए वापस से। दोनों हाथों का तकिया बनाकर शरीर को ढीला छोड़ दें। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। बाल आसन के लिए दायां पैर सीधा रहेगा तो दायां ही हाथ सीधा कर लीजिए, बायां हाथ 90 डिग्री पर ले आइए तो बाएं पैर को भी 90 डिग्री पर ले आइए। इस स्थिति में कम से कम 3 मिनट तक लेटें, सांस नॉर्मल चलती रहे। इस 3 मिनट की अवधि में आप इसे दूसरी ओर भी दोहरा सकते हैं। छोटे से बालक की तरह बाल आसन का अभ्यास। वापस कैसे आएंगे? हाथों का सहारा लेकर के धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि रात्रि में बहुत अधिक वर्कआउट ना करें। रात को वॉक पर जाने से उतना लाभ नहीं है जितना आप प्रातः काल वॉक पर जाएं, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। कम से कम 20 मिनट वृक्षों के बीच में रहें, सूर्य की किरणों को अपने वक्ष पर, अपनी नाभि पर पड़ने दें। पानी खूब मात्रा में पिएं। बहुत अधिक तले हुए फ्राइड या जंक फूड से दूर रहें। कोशिश हमको ये करनी है कि हम सात्विक आहार लें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने।
ज्ञान उस दीपक उस सूर्य के समान है जो व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित करता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में, जो हमें सिखा रहे हैं संस्कृत के कुछ शब्दों का उचित और अनुचित प्रयोग क्या है, इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं और शुद्ध लेखन और उच्चारण कैसे किया जा सकता है ये बता रहे हैं। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत कक्षा में हम वर्तमान कालिक क्रियाओं के साथ प्रथम पुरुष के तीनों वचनों अर्थात एकवचन, द्विवचन व बहुवचन के वाक्य बनाना सीख चुके हैं। पहले हमने तीनों वचनों में अलग अलग वाक्य बनाए थे। आइए आज तीनों वचनों में एक साथ वाक्य बनाकर अभ्यास करते हैं। यदि हमें वाक्य बनाना हो बालक जाता है तो संस्कृत वाक्य बनेगा बालकः गच्छति, अर्थात बालक जाता है, एक बालक जाता है। इसी का द्विवचन रूप है बालकौ गच्छतः। बालकौ गच्छतः अर्थात दो बालक जाते हैं। और बहुवचन रूप बनेगा बालकाः गच्छन्ति। बालकाः गच्छन्ति अर्थात तीन या तीन से अधिक बालक जाते हैं। आइए इसी प्रकार कर लेते हैं अभ्यास। वाक्य है छात्रः पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति। शिष्यः नमति, शिष्य प्रणाम करता है। शिष्यौ नमतः, दो शिष्य प्रणाम करते हैं। शिष्याः नमन्ति, तीन या उससे अधिक शिष्य प्रणाम करते हैं। वाक्य है अग्रजः वदति, अग्रजौ वदतः, यह इसका द्विवचन रूप हुआ। अग्रजाः वदन्ति, यह इसका बहुवचन रूप बना। वाक्य है अश्वः धावति, अश्वौ धावतः, अश्वाः धावन्ति। सेवकः तिष्ठति, सेवक बैठता है। सेवकौ तिष्ठतः, दो सेवक बैठते हैं या ठहरते हैं। सेवकाः तिष्ठन्ति, तीन या बहुत सारे सेवक बैठते हैं, ठहरते हैं। साधुः अटति, इसी का द्विवचन बनेगा साधु अटतः और बहुवचन में साधवः अटन्ति। प्रश्नवाचक में बात करनी हो तो कहेंगे कः हसति, कौन हंसता है। कौ हसतः, कौन दो हंसते हैं। के हसन्ति, कौन कौन हंसते हैं, अर्थात यहां हंसने वाले बहुत से लोग हैं। सह हसति, वह हंसता है, वह जो हमसे दूर खड़ा है। तौ हसतः, वे दो हंसते हैं। ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं। इसी प्रकार जो हमारे समीप है वहां हम वाक्य बनाएंगे एषः हसति, यह एक वचन में। एतौ हसतः, यह द्विवचन रूप। एते हसन्ति, यह इसका बहुवचन रूप बना। इसी प्रकार पितृव्यः पृच्छति, पितृव्यौ पृच्छतः, पितृव्याः पृच्छन्ति। अग्रजः वदति, अग्रजौ वदतः, अग्रजाः वदन्ति। शिक्षकः पाठयति, शिक्षकौ पाठयतः, शिक्षकाः पाठयन्ति। प्रिया लिखति, प्रिये लिखतः, प्रियाः लिखन्ति। छात्रा स्मरति, छात्रे स्मरतः, छात्राः स्मरन्ति। बालिका शृणोति, बालिके शृणुतः, बालिकाः शृण्वन्ति। महिला गच्छति, महिले गच्छतः, महिलाः गच्छन्ति। वृद्धा आगच्छति, वृद्धे आगच्छतः, वृद्धाः आगच्छन्ति। अम्बा पचति, अम्बे पचतः, अम्बाः पचन्ति। अग्रिम वाक्य है जननी पाठयति, जनन्यौ पाठयतः, जनन्यः पाठयन्ति। पुत्री पठति, पुत्र्यौ पठतः, पुत्र्यः पठन्ति।
नारी गायति, नार्यौ गायतः, नार्यः गायन्ति। सा नृत्यति, ते नृत्यतः, ताः नृत्यन्ति। एषा नृत्यति, एते नृत्यतः, एताः नृत्यन्ति। इसी में यदि प्रश्न बनाना हो तो का नृत्यति यह एक वचन में, के नृत्यतः यह द्विवचन में और काह नृत्यन्ति यह बहुवचन में बनेगा। नपुंसक लिंग की बात करें तो फलम पतति, फल गिरता है, फले पततः, दो फल गिरते हैं, फलानि पतन्ति, बहुत सारे फल गिरते हैं। वाक्य है मित्रम क्रीडति, मित्र खेलता है, मित्रे क्रीडतः, दो मित्र खेलते हैं, मित्राणि क्रीडन्ति, बहुत से मित्र खेलते हैं। पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति, अर्थात बहुत सारे फूल खिलते हैं। मित्रों, आज के अंक में इतना ही, पर आपको रुकना नहीं है, करते रहिए संस्कृत के वाक्यों का अभ्यास। आपसे पुनः मिलेंगे संस्कृत की पाठशाला में नए विषय व नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः। भाषा या कला में कुशलता के लिए जितना अभ्यास आवश्यक है, अपने भावों को संतुलित रखने के लिए भी उतना ही अभ्यास करना चाहिए। कई बार हम अत्यंत दुखी हो जाते हैं कि लोग हमें समझते नहीं हैं, लेकिन इसमें चिंता या दुख का विषय नहीं है, क्योंकि सब लोग आपको समझ पाए ऐसा आवश्यक नहीं है। तराजू में सिर्फ वजन तोला जा सकता है, क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता नहीं। चाहे एक संबंध बनाइए, लेकिन संबंध पक्का हो, संबंध ऐसा हो जिस पर नाज रहे, जितना भरोसा कल था उतना ही आज रहे। इसीलिए संबंधों में समय दीजिए, सम्मान दीजिए, भरोसा दीजिए, विश्वास दीजिए और सबसे पहला संबंध अपने आप से अर्थात स्वयं से स्थापित कीजिए। जिसका मन सच्चा है वही अपना सबसे अच्छा मित्र है। इसलिए सबसे पहले मित्रता कीजिए अपनों से, स्वयं से और फिर अपने आसपास के लोगों से। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।